तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शंस पढ़ चुके थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो उसी के आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो मान लीजिए कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे कि बच्चों इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस है ना। स्फेरिकल सरफेस इस तरीके से, अंदर वाली साइड जो है इसकी पॉलिश है, तो बाहर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका ये सेंटर है। फिर मान लीजिए कि एक जो रे है वो बच्चों इस तरीके से आती है यहाँ पर, और किसी पॉइंट पी पे टकराती है। पॉइंट पी पे टकराती है, और ये बोला गया टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्टिकल हो जाती है। हॉरिजॉन्टल रे आ रही है और टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वर्टिकल हो जाती है। तो आपको बताना इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइंड द coordinates coordinates of point P so that reflected ray becomes vertical. Reflected ray becomes vertical ऐसा बोल दिया गया है। ठीक भाई। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करें, हमें ये पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब यहाँ से नॉर्मल डालो, तो स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल डालने का तरीका बच्चों आपको पता है कि भाई कैसा होता है। आप उसको सेंटर से जोड़ दो, सेंटर से जोड़ दो। नॉर्मल डालने का तरीका तो पता है ना आपको, हमने कल पढ़ा था कि स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल डालने का तरीका ये है कि उसको सेंटर से जोड़ दिया, तो ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 90 है, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर जो है बराबर है, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री होंगे। अगर टोटल एंगल 90 है और ये आधा आधा है, बराबर है, तो एक एंगल, एंगल आर या एंगल आई जो है दोनों 45 डिग्री होगा, है ना बच्चों। अब ये 45 डिग्री होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अब आप निकाल सकते हो। देखो ये रेडियस है, ये ये आर है रेडियस, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, सेंटर को ओरिजिन माना हुआ है, तो इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो आर कॉस 45 होगा बच्चों। आर कॉस 45, और आर कॉस 45 आर बाई रूट टू, क्योंकि कॉस 45 जो होता है 1/√2 होता है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो आर साइन 45। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो r/√2। यानी जो कोऑर्डिनेट्स हुए, जो सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट्स, वो बच्चों निकल आया पी पॉइंट का। क्या कोऑर्डिनेट्स निकला आपका, जो है एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो हम लिखेंगे -r/√2, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो दिस इज r/2, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी जो है वो है -r/√2 r/√2। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर हुआ। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, ताकि और हमें समझ में आ जाए कि कैसे करना होता है। जैसे मान लो कि आपको इस तरीके से बोला जाए कि भाई एक आपका स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। तो यहाँ पर अंदर वाली जो साइड है वो आपको पता ही है, ऐसे पॉलिश साइड है, और जो बाहर वाली साइड है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। इसका सेंटर ये है ना, सेंटर ये है। इस तरीके से बना लेते हैं भाई। और अब ये बोला गया आपसे कि एक रे यहाँ किसी क्यू पॉइंट पे गिरती है, क्यू पॉइंट पे गिरती है, हॉरिजॉन्टली गिर रही है, और इसमें टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, वो आपका ऐसा हो जाता है, टकराने के बाद ऐसे ही चली जाती है। और ये बोला गया कि टकराने के बाद इंसिडेंट रे जो है
और रिफ्लेक्टेड रे जो है उसमें एंगल जो है 60 डिग्री का बनता है। 60 डिग्री का एंगल है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में 60 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर बोला गया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। तो पी क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो इसको भी बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली बात तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल बनाने का तरीका क्या है सबसे बढ़िया बच्चों, कि सेंटर से पास कर दो तो ये नॉर्मल बन गया। सेंटर से पास करने पे नॉर्मल बन गया तो ये टोटल एंगल 60 था, तो ये आधा आधा एंगल होगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री। अच्छा ये एंगल 30 डिग्री तो ये एंगल भी 30 डिग्री, और ये तो रेडियस है आर, तो इसके कोऑर्डिनेट अब आप निकाल लो बेटा। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा आर कॉस 30। आर कॉस 30 का मतलब √3/2 आर। और वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर साइन 30। आर साइन 30 मतलब r/2, 1/2 होता है ना। और अगर इसको ओरिजिन माना है सेंटर को, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है बट ये नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्यू के वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसलिए +√3r/2, और कॉमा नेगेटिव एक्सिस में -r/2। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप बड़े आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा अगर उसको क्वेश्चन को ट्विस्ट करना पड़े तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा सकते हैं आपसे, है ना। मतलब बेसिक मैथ्स का भी यूज किया जा सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बोल दिया गया कि ये जो है बच्चों आपकी वाई एक्सिस है, ये जो है आपकी एक्स एक्सिस है, इस तरीके से, है ना। तो ये कहा गया वाई एक्सिस है, ये कहा गया एक्स एक्सिस है। अब इसमें आपसे बोला गया कि भाई एक कर्व है ना। एक कर्व है मतलब रिफ्लेक्टर है, लेकिन वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। इस तरीके से देखो, ऐसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ऐसे। ये पॉलिश साइड है और ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। थोड़ा सा और इसको अच्छे से बना देते हैं बच्चों, ऐसा। ऐसा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक ग्राफ याद होगा तो इसका इक्वेशन आपको हालांकि दिया हुआ है, y² = x। तो ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो इस इक्वेशन के हिसाब से सरफेस है उसकी। ये इक्वेशन है जो उसकी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉलिश साइड है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग साइड है। अब ये कहा गया कि इसमें एक रे आके गिरती है बच्चों, एक रे इस तरीके से आके गिरती है, और जब ये रिफ्लेक्ट करती है पॉइंट पी पे गिरती है, और फिर ये रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये वर्टिकल हो जाती है, वर्टिकल, ऐसे, ऐसे गिरने के बाद ये वर्टिकल हो जाती है ना। तो ये रे आती है ऐसे, तो दिस इज इंसिडेंट रे, और फिर गिरने के बाद वर्टिकल हो गई, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ये पॉइंट पी पे ऐसा हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी so that reflected ray becomes vertical। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वर्टिकल हो जाए। अब देखो बेटा इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे बनाओगे? नॉर्मल तब बनाओगे ना, मैंने याद करो बताया था आपको, किसी भी कर्व सरफेस में नॉर्मल बनाने का तरीका ये है कि पहले टेंजेंट बनाओ। तो बच्चों इस तरीके से पहले हम यहाँ पे टेंजेंट बना लेते हैं। तो जब आप टेंजेंट बनाओगे तो इस पॉइंट से पास होनी चाहिए ना ये टेंजेंट वाली लाइन। तो देखो ये टेंजेंट बन गई। अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो। तो ये जो है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन खींच गई। जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है बेटा वही तो नॉर्मल होती है ना। ये तो हमने पहले कल पढ़ा था। तो ये आपका नॉर्मल हो गया।
अब ये नॉर्मल हो गया तो ये टोटल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन ये 45 डिग्री हो जाएगा भाई। क्यों 45? क्योंकि टोटल जो है वो 90 है, रे हॉरिजॉन्टल थी वर्टिकल हो गई, तो टोटल 90 है तो आधा आधा 45। अच्छा ये एंगल 45, तो ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45। यानी यहाँ पे जो टेंजेंट है वो 45 डिग्री का स्लोप बना रही है, स्लोप बना रही है। तो अगर यहाँ पे हम टेंजेंट का स्लोप लिखें, स्लोप स्लोप, तो याद करो बच्चों, आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स यूज करना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स में आपने याद करो पढ़ा था कि स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप होता है बच्चों कितना, डी वाई बाई डी एक्स, अगर आपको याद हो। और ये जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स, इसी को आप टेन थीटा भी लिखते हो। जो वो टेंजेंट है वो कितना एंगल बना रही है, स्लोप एंगल, तो उसको टेन 45 लिखोगे। यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1045, यानी कि 1 है। 1045 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालो जरा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1। और ध्यान से देखो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता है 1, तो ये हो गया 2y इंटू वन इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हाफ। यानी y कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास हाफ। अब अगर y कोऑर्डिनेट आ गया तो x कोऑर्डिनेट निकाल लो, x की वैल्यू है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप हाफ का स्क्वायर कर दो, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/4। तो देखो बच्चों, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, x कोऑर्डिनेट 1/4, y कोऑर्डिनेट 1/2। दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो ऐसे कर्व में भी मुझसे पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, स्लोप एंगल निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो भी इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको पॉइंट जो है बच्चों वो क्लियर। देखिए बच्चों, अब जो है वो हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, और इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए जो है पहले हमें ऑब्जेक्ट और इमेज को समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, इमेज किसको बोलते हैं। उसके पहले आप थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बीम लिख लीजिए बच्चों, है ना। हमने रे और बीम पढ़ा था, पहले उसके प्रकार यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज में। तो टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम, तो ये जो बीम होती है बच्चों ये तीन प्रकार की होती है। पहली टाइप की जो बीम होती है वो कन्वर्जिंग बीम कहलाती है, कन्वर्जिंग बीम। तो कन्वर्जिंग बीम कैसी होती है भाई, तो अगर हम देखें तो इस तरीके से, अगर जो रेज हैं वो ऐसे पास पास आ रहे हैं, ऐसे पास पास आ रहे हैं, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखो उनके बीच की डिस्टेंस जो है अगर वो कम हो रही है तो वो कन्वर्जिंग बीम कहलाएगी, कन्वर्जिंग बीम, है ना बच्चों। तो आप समझ ही गए होंगे, तो ये वाली बीम कैसी होगी बच्चों, इस तरीके से। अगर ये कन्वर्जिंग है तो ये बच्चे बोलते हैं डाइवर्जिंग। लेकिन मैंने एरो तो बनाया नहीं, अगर मैं एरो ऐसे बना दूं तो ये कन्वर्जिंग बीम ही है। बिना एरो के आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं बोल सकते हो भाई। एरो की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस कम हो रही है, एरो की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो वो कन्वर्जिंग बीम है। एरो बनाना जरूरी है, बिना एरो के आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं बोल सकते। तो ये भी कन्वर्जिंग बीम है, ये भी कन्वर्जिंग बीम। हाँ, अब दूसरे केस में दूसरा जो टाइप की बीम होती है वो होती है डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। अब ये डाइवर्जिंग बीम क्या होती है भाई, तो अब इसमें क्या होगा कि एरो की डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो आपकी जो रेज है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। इफ डिस्टेंस बिटवीन द रेज increases in the direction of propagation of ray, then it is called as diverging beam। उसके बाद इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है, ये भी डाइवर्जिंग बीम है, लेकिन एरो का ध्यान दें, एरो इस बार ऐसे होंगे, डिस्टेंस बढ़ना है, डिस्टेंस बढ़ना। तो जो तीसरे टाइप की बच्चों बीम होती है उसको बोलते हैं पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम आप समझ ही गए होंगे कि रे की डायरेक्शन में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी बीम्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल। अच्छा, ये जो पैरेलल रेज होती हैं या पैरेलल बीम्स होती हैं ये इन्फिनिटी पे मिलती है बच्चों, है ना। जबकि डाइवर्जिंग तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी,
पैरेलल जो है रेज, हमेशा याद रखना, पैरेलल रेज को अगर इंटरसेक्ट कराना है तो वो इन्फिनिटी पे ही इंटरसेक्ट करेगा, उसके पहले इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये बात आपको अपने माइंड में रखना है। तो मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ बीम आपको क्लियर है, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम एंड पैरेलल बीम। तो इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट बोलेंगे किसको हम, तो याद रहेंगे, चाहे आपका रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रे होगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्लेक्शन हो, कुछ भी हो, इंसिडेंट रेज तो होंगी। अब जो इंसिडेंट रेज होंगी, इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन जहां पे होगा वो हमारे लिए पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन कहीं पे भी जो मिलेगा, वो जो पॉइंट होगा उसी को हम ऑब्जेक्ट मानते हैं ना। तो इस बात को ध्यान रखना। अभी तक आपने कुछ पढ़ा हो, अलग से चीजें देखी हो, उस अब उसको भूल जाओ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे याद रखोगे तो आपसे सवाल बनेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन करो। ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज द सेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना बच्चों, याद रखेंगे। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट के भी टाइप्स हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपकी इंसिडेंट रेज की जो बीम है वो किस टाइप की है। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 3 टाइप्स का यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले टाइप का तब होता है जब आपकी किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए जो इंसिडेंट रेज हो वो डाइवर्जिंग हो, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज, है ना बच्चों। तो मान लीजिए कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, ये मिरर भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, प्रिज्म भी हो सकता है, एनी ऑफ द ऑप्टिकल डिवाइस, है ना, इसको ऐसे बना रहे हैं। तो दिस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। अब इस ऑप्टिकल डिवाइस में अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज आ रही, ऐसे डाइवर्जिंग मतलब इसमें इंसिडेंट रेज आए और उनकी जो बीच की दूरी है वो बढ़े, तो इसको डाइवर्जिंग, ये जो उस पर गिरेगी, टकराएगी, वो इंसिडेंट रेज कहलाएगी ना। तो दिस इज डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज। अब देखो बेटा, अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगी, इंटरसेक्शन मिलेगा इसका, इंटरसेक्शन ऐसे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है मतलब ये डाइवर्जिंग रेस यहीं से प्रोड्यूस हुई है, इस पॉइंट से, इसलिए इसको बोला जाएगा बच्चों कौन सा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट से हमेशा डाइवर्जिंग रेस निकलती है, डाइवर्जिंग रेस निकलती है, याद रखिएगा। दूसरा जो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है वो तब होता है जब आपकी इंसिडेंट रेस कन्वर्जिंग टाइप की, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेस, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेस। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस है और इस ऑप्टिकल डिवाइस में जो रेज हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं बट वो कन्वर्जिंग है, ऐसे ऐसे, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो तो ये पीछे कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि पीछे पे तो इसकी दूरी बढ़ रही है, तो पीछे कहीं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। अब देखो बेटा, ये पीछे तो कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही होगी, लेकिन टकराने के बाद इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो आगे भी कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हमें मिलती हुई नजर आएगी डॉटेड लाइन से। देखो डॉटेड लाइन से मतलब अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढा जाए तो इसको हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, भले ही यहाँ पे रेज नहीं पहुंची, रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके कहीं और से पास होंगी, लेकिन अगर ये ऑप्टिकल डिवाइस नहीं होता तो ये रेज यहाँ मिलती, यहाँ मिलती, जहां पे इंटरसेक्शन होता वो ऑब्जेक्ट ही कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। लेकिन इस केस में जो है यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है रेज का, क्योंकि रेज यहाँ पे पहुंची ही नहीं, क्योंकि बीच में ऑप्टिकल डिवाइस हो गई, इसलिए इस वाले ऑब्जेक्ट को बोला जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी जब एक्चुअल इंटरसेक्शन रेस का नहीं होता है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, और जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। अब ऐसी स्थिति कहां पे आती है, हमें तो सर कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं देखा, हमें तो रियल ऑब्जेक्ट दिखता है। ऐसी स्थिति जब मल्टीपल डिवाइसेस होती है तब आती है।
तो आगे जब हम बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, तब आपको इसके बारे में समझ में आएगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट कब बनते हैं। अभी उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो इतना याद रखें, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज हैं, और वो अगर एक्चुअल इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप जो है आपकी, अगर इंसिडेंट रेस पैरेलल होंगी, पैरेलल इंसिडेंट रेस, तो अगर कोई भी ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है उसमें जो इंसिडेंट रेज हैं अगर वो पैरेलल गिर रही है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि पैरेलल इंसिडेंट रेज जो है वो कहाँ पे मिलती हैं बच्चों, कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे, यानी जब भी आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रहेगा तो वहां से जो रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल आएंगी, या ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा तो जो रेज होंगी वो पैरेलल जाएंगी, है ना। इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो वो जो रेज होंगी वो पैरेलल रहेंगी। तो पैरेलल रेज का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो समय के साथ आपको अलग अलग जगहों पे रियल वर्चुअल की बात तो बाद में की जाएगी, लेकिन अगर पैरेलल रेज हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे माना जाएगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्लियर होगा, है ना। तो ये समझ में आया तो इमेज भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इमेज के बारे में, है ना। तो इमेज क्या है, इमेज को डिफाइन कर देंगे, इट इज the intersection point of reflected or refracted rays. It is the intersection point of reflected और रिफ्रैक्टेड, मतलब जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब वो रिफ्रैक्टेड रेज हो जाएंगी, और जब हम रिफ्लेक्टेड की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो वो रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएंगी, रेज, है ना। तो ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा उसी को हम इमेज बोलेंगे। अब इमेज क्या होगी भाई, ये भी कुछ टाइप्स, 3 टाइप्स की इमेज हो सकती हैं। कौन कौन से टाइप्स की मैं आपको बताता हूँ। तो टाइप्स ऑफ इमेज लिख लेंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो किस टाइप की है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले जो टाइप की आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर वो रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी बच्चों वो डाइवर्जिंग हो, तो फिर क्या होगा, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, रिफ्लेक्टेड रेस कैसे पहचानोगे या रिफ्रैक्टेड रेस कैसे पहचानोगे बच्चों, जो ऑप्टिकल डिवाइस से दूर जा रही होगी, जो पास आ रही है वो इंसिडेंट रेज है, और टकराने के बाद जो दूर जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रेज है या रिफ्रैक्टेड रेज है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो टकराने के बाद ऑप्टिकल डिवाइस से वो ऐसे, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ रही होगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज कैसी हो गई बच्चों, डाइवर्जिंग। अब ये इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में तो ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हमें इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा इंटरसेक्शन के लिए, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा बच्चों, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो देखो जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे लिए इमेज, लेकिन यहाँ पे ये रियल इंटरसेक्शन नहीं है, रेज यहाँ से नहीं आएंगे, यहाँ से नहीं है, टकराने के बाद हमने इसको ड्रॉ किया है एक्सटेंड करके, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है रेस का, रिफ्लेक्टेड रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं। इस जब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होती तो वो वर्चुअल होती है, ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया था, इसलिए ये इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज कहलाएगी, वर्चुअल इमेज। तो जब भी आपकी रिफ्लेक्टेड रेस या रिफ्रैक्टेड रेस जो है वो डाइवर्जिंग होंगी, तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है ना। उसके बाद सेकंड टाइप का जो आपका इमेज है, जो सेकंड टाइप की आपकी इमेज होती है बच्चों, उसको मतलब वो बनती है कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस से, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस। तो रिफ्लेक्टेड रेस को पहचानने का तरीका क्या है भाई, कि दूर जा रही हो, है ना। तो ये आपकी ऑप्टिकल डिवाइस है, और यहाँ से दूर जाते हुए वो कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है ऐसे। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये ऐसे कन्वर्ज करेंगी तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगी भाई, एक पॉइंट पे मिलेंगी, इस तरीके से, इस तरीके से। जब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी तो उसको हम बोलेंगे भाई कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है, और यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो इमेज बन रहा है।
और क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल इमेज। आप देखो वर्चुअल और रियल इमेज में ये भी अंतर होता है कि अगर आप यहाँ पे एक स्क्रीन रखोगे तो वर्चुअल इमेज नहीं दिखाई देगी, जबकि रियल इमेज जो है स्क्रीन रखने पे दिखाई देती है। यही कॉन्सेप्ट है, जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो रियल इमेज बनाते हैं, इसलिए आप जब स्क्रीन लगाते हो, पर्दा लगाते हो सिनेमा हॉल में, तो आपको इमेज दिखाई देती है ना, तो रियल इमेज होती है। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, आप इसमें लिख सकते हो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, है ना। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो। उसके बाद जो तीसरे टाइप की रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं बच्चों, वो वैसी पैरेलल, तो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज, तो पैरेलल होगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, रिफ्लेक्टेड रेज अगर पैरेलल होंगी तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, है ना। तो इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज इज एट इन्फिनिटी, तो याद रखेंगे पैरेलल रेज बनेगी तो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, इन्फिनिटी पे ही बनेगी, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है तो वर्चुअल इमेज है, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है तो रियल इमेज है, और पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज है तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे होगी, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको एज सच प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको इमेज और ऑब्जेक्ट और उनके टाइप्स, ये सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी।